lovely students. My name is Manisha and I'm your biology educator. And आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, ये एक्सप्रेस सीरीज होने वाली है आपके रैपिड रिवीजन के लिए। तो जो भी बच्चे री नीट का एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो जरूर देख कर जाइएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल या सेल डिवीजन के बारे में, और ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं सेल डिवीजन की, ठीक है, अगर मैं आपको सेल डिवीजन की बात करूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भाई सेल है और वो डिवाइड हो रही, राइट। नाम तो यही सजेस्ट कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में चलें तो हम दो तरीके के ऑर्गेनिज्म देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलैरिटी। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, राइट। अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, दो एस्पेक्ट है। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मेरे पास तो उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, राइट। अगर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं तो बहुत सारे सेल्स कहाँ कहाँ से रहे हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कोई प्रोसेस ऐसा चल रहा होगा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बना रहा है। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये भी एक सिंगल सेल से बना हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल रहा, उसके बाद क्या हुआ, सेल ने खुद को डिवाइड किया, सेल ने मल्टीप्लाई किया, अपने नंबर या अपनी संख्याओं को बढ़ाया, और फिर वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। और इसी प्रोसेस को जहां पर हमारे पास एक सेल से बेसिकली दो, दो से चार, चार से आठ को सेल्स मिलती है, उसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज ग्रोथ, राइट, एंड द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी सेल, कोई भी सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रही है तो पहली चीज वो ग्रोथ के लिए कर रही है, दूसरी चीज वहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब आपने जब लिविंग वर्ड पढ़ा था, देखा था या हमने पढ़ा था दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस है वो इंक्लूसिव होते हैं। इंक्लूसिव कैसे, मतलब एक सेल जो है, मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, ठीक है, एक सिंगल सेल ही है उसके पास, जब उसने डिवाइड किया खुद को तो डिवाइड होकर उसके पास दो सेल्स बन गए, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स बन गए। अब यही ग्रोथ भी हो गया, यही रिप्रोडक्शन भी हो गया, क्योंकि ये सेल ने अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगेन ये सिंगल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बन गए। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ अलग एक एस्पेक्ट है और रिप्रोडक्शन एक अलग एस्पेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव होता है, मतलब अलग अलग अपने आप फॉर्म करता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के दो एस्पेक्ट होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कहीं ना कहीं दोनों लेकिन सेल डिवीजन से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो कोई चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, वो बना एक सिंगल सेल से ही है। एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड करके कई सारे सेल्स में बेसिकली बन जाता है। क्लियर। तो अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूं या सेल साइकिल की बात करूं, आप जानते हो सेल साइकिल जो है एक साइकिल आ रहा है, बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब आपका जहां से आपने स्टार्ट किया था आप वहीं पर आकर रुक रहे हो। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है कि जब तक आप सेल डिवाइड करते रहोगे तब तक आप ग्रोथ करते रहोगे, और रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, यही प्रोसेस चाहिए बेसिकली। ठीक है, ओके, नाउ तो नाउ देखो, सेल साइकिल में हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, तीन इवेंट्स में यहाँ पर लिख रहे हैं। एक है सेल डिवीजन, दूसरा है डीएनए रेप्लिकेशन, राइट, द थर्ड वन इज योर ग्रोथ। क्लियर। जब मैं इन तीन एस्पेक्ट्स की बात करती हूँ, नो प्रोसेसेस हो रहे हैं और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहे हैं, एक ऐसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे व्यवस्था के साथ चल रहे हैं कि कंटिन्यूस एक दूसरे को कैरी ऑन किए जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इन सभी प्रोसेसेस को या सभी इवेंट्स को हम मिलाकर क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। ठीक है, जिसमें से ग्रोथ है, अगर मैं सिर्फ साइटोप्लाज्म के टर्म में बात करूं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के टर्म्स में बात करूं, तो अगर आपका सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो हम कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि वो ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, और जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है ये एक पर्टिकुलर स्टेज तक होता है, तो ये एक स्टेज कन्फाइंड है।
क्लियर? एक पर्टिकुलर स्टेज पे होगा, कौन सी स्टेज पे होगा ये भी मैं बताऊंगी। फिलहाल अभी इतना समझो कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक स्टेज तक रहेगा। सेल डिवीजन की मैं बात करूँ तो ये भी एक पर्टिकुलर स्टेज तक लिमिटेड रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप एक सेल साइकिल परफॉर्म कर रहे हो तो आप सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हो इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है? नाउ अब मैंने आपको बताया सेल साइकिल के लिए आपको क्या चाहिए, सेल डिवीजन चाहिए। यहाँ पर हम सेल डिवीजन देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, और यहाँ पर क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है? ग्रोथ इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, जो चल ही रहा है इसके बेस पे, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के बेस पे। एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो सेल जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है? अब अगर मैं आपको सेल डिवीजन की बात करूँ तो सेल डिवीजन जानते हो, हम जब सेल डिवाइड होती है तो बेसिकली वो दो मेन फेजेस में डिवाइड होती है। देयर आर टू मेन फेजेस। मेन फेजेस क्या है? पहला आपका आता है इंटरफेस, जिसको हम आई फेज भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, एम फेज या फिर माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज भी बोल, क्लियर? तो हम सेल डिवीजन को या सेल साइकिल को बेसिकली सेल डिवीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से तो आपका इंटरफेज है। देखो अगर मैं ह्यूमन एक सेल की बात करूं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात, सॉरी यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, यहाँ पर जो आपका सेल का टाइम होता है, इधर लिख देती हूँ, एक मिनट रुको, अभी मैं इसको इरेज करके सारा वापस से लिख दूँ। यहाँ पर अगर मैं एक ह्यूमन सेल की बात करूँ, इस पर्टिकुलर ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए एक दिन चाहिए होता है, यानी कि 24 आवर्स। तो एक सेल डिवीजन वो 1 डे या फिर 24 आवर्स के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है? यहाँ पर तो आपका सेल डिवाइड हो रहा है, वो बेसिकली दो फेजेस, दिस इज योर फेज या फेज बोल सकते हो, और एम फेज, क्लियर? यहाँ पर देखो जो है, वो मैक्सिमम टाइम तक होता है, 23 आवर्स तक एक्चुअली हमारा इंटरफेज ही चल रहा होता है, मोर देन 95% ऑफ द टाइम क्या चल रहा है, इंटरफेस चल रहा है। माइटोटिक फेज कब आता है, लास्ट के जो 1 आवर्स बचते हैं उसके अंदर, तो 1 घंटे के अंदर तो सिर्फ तुम्हारा डिवीजन था, बाकी सारे टाइम पे तो तैयारी ही चल रही। इंटरफेस को हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, और कहीं कहीं जगह पर इसको रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। ऑल दो यहाँ पर सेल बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रही, सेल के पास बहुत सारा काम है जो कि उसको इस पर्टिकुलर फेज के अंदर करना है, ठीक है? अब ऐसा मान के चलो कि तुम्हारे पास घर में कुछ खाना बन, तुम्हें बेसिकली भूख लग रही है तो मम्मी तुम्हारे लिए खाना बना रही है किचन में। अब वो बेचारी मम्मी जो है वो कितने घंटे तक वहां पर अपना पसीना बहा रही, सब्जी काट रही है, आटा गूंद रही है, रोटी बना रही है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा मतलब किससे होता है, जो हमारे पास प्लेट में सज के आ रहा है खाने के लिए, वो कितना जल्दी आ रहा है, तुम्हें खाने में कितना ही टाइम लगता है, ठीक है? तो आपका जो मेन काम है, ठीक है, माइटोटिक फेज है, वो बहुत कम समय के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है, बाकी सारा टाइम उसके प्रिपरेशन में ही निकल जाता है। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो हमें सेल को प्रिपेयर करने में लग जाता है। अब देखो आपके पास एक जो सेल थी उसमें क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन, मतलब डिवीजन हुआ, ठीक है? जब वो दूसरे डिवीजन के लिए तैयार हो रहा है या दूसरे डिवीजन में जा रहा है, उसी फेज को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज, ठीक है? तो ये क्या है, प्रिपरेटरी फेज, दिस इज अ प्रिपरेटरी फेज, और रेस्टिंग, ठीक है? और 95% से ज्यादा टाइम हमारे पास इंटरफेज ही चल रहा है। इंटरफेज के अंदर भी बेटा हमारे पास कई फेजेस होते हैं, बेसिकली कई स्टेप्स होते हैं, ठीक है? वो कौन कौन से फेजेस होते हैं, हमारे पास फेज होता है G1, फर्स्ट आता है, इसको हम गैप 1 फेज बोलते हैं, और ग्रोथ 1। दूसरा आता है एस फेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज बोलते हैं। तीसरा होता है G2 फेज, जिसको हम ग्रोथ 2 या G2 फेज बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो आपका पर्टिकुलर G1 फेज है ये 11 आवर्स तक होता है,
ठीक है। एस फेज जो है ये आपका लगभग 8 घंटे तक चलता है और जो आपका G2 फेज है ये लगभग 4 आवर्स तक चलता है। क्लियर? तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो सेल को प्रिपेयर करने में जा रहा है। हम सेल को प्रिपेयर कर क्यों रहे हैं? देखो, अगर आपको सेल डिवाइड करनी है तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ों को क्या पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म इकट्ठा करना पड़ेगा, सेल सेल ऑर्गेनेलिज डबल करने पड़ेंगे, ठीक है? जो डीएनए है उसका कंटेंट आपको डबल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डबल करनी पड़ेगी तभी तो आप इसको हाफ कर पाओगे। तो जब आपके पास इनफ मटेरियल होगा 2 सेल्स में बाँटने के लिए तभी तो आप उसको डिवाइड करोगे। इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा समय लगता है। वहीं अगर मैं एम फेज़ की बात, दिस इज़ डिवाइडिंग फेज़, जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है, ठीक है? ये लगभग 95% ऑफ द टाइम ये चल रहा है। माइटोटिक फेज़ में आपको पता है 2 तरीके से हम सेल डिवाइड कर सकते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास कौन-कौन से फेज़, यहाँ पर आता है हमारे पास प्रोफेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ एंड टेलोफ़ेज़। डन? कितनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद बेसिकली ये वाला जो है ये हमारा होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है? न्यूक्लियस डिवीजन। इसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस, ठीक है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो एम फेज में भी आपके पास 2 तरीके के डिविजन्स होते हैं। कैरियोकाइनेसिस, पहला कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो ये लाइन भी लिखी हुई है दैट कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना है। अब अगर मैं तुम्हें इंटरफेस की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें हमें हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? G1 फेज। अब जितना भी मैं तुम्हें बता रही हूँ दैट इज टोटली फ्रॉम द एनसीईआरटी और आपको इतना ही याद रखना, क्योंकि री नीट में हमें जल्दी से जल्दी अपीयर होना है, ठीक है? 21 जून को आपका पेपर है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इन डेप्थ में पढ़ो। यहाँ पर आपको सिर्फ जो एनसीईआरटी है उसको रिवाइज करना है। जीवन फेज में अपने पास क्या होता है एनसीईआरटी में नहीं, फिर भी लिखवा रही हूँ तुम्हें, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्लियर? आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे यहाँ पर, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर जो आपका सेल ऑर्गेनेलीज है वो डबल होंगे, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपका क्लोरोप्लास्ट उसको छोड़ दो, ठीक है? बाकी सारे ऑर्गेनेलीज यहाँ पर डबल हो जाते हैं, राइट? अब साइटोप्लाज्म तो बढ़ रहा है, लेकिन जो भी आपका डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं हो, ठीक है? तो नो डीएनए नो डीएनए रेप्लिकेशन, ये बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन में ठीक है? कोई डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होता। ऑल्दो द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है? सेल ऑर्गेनेलीज बढ़ रहे हैं, आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो, ठीक है? नाउ कम टू द एस फेज, इसको हम सिंथेसिस या सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस हो रहा है? डीएनए का, ठीक है? तो यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस या फिर क्या बोल सकते हो उसको? डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है या डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। डन? अब उसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, एक चीज जो बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि जो डीएनए का कंटेंट है और जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या है, उसका मतलब क्या हो रहा है? तो देखो, डीएनए के अगर मैं कंटेंट की बात करूं, डीएनए कंटेंट की अगर मैं बात, वो बेटा डबल हो रहा है, इट इज गोइंग टू बी डबल, ठीक है? आपने डीएनए रेप्लिकेट किया तो उसके अंदर का जो कंटेंट था वो कैसा हो गया? डबल हो गया। मतलब अगर ये 2C था तो अब ये कैसा हो गया है? 4C हो गया। ठीक है? डीएनए कंटेंट को हम यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट, सी क्रोमोसोम नंबर नंबर समझ लेना, क्रोमोसोम नंबर हम एन से रिप्रेजेंट, ठीक है? और अगर मैं क्रोमोसोम नंबर की बात करूं, क्रोमोसोम नंबर आप एज इट इज रहने वाले हैं, क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू बी सेम। अगर 2n सेल है यानी कि डिप्लॉइड सेल है तो वो डिप्लॉइड ही रहने वाली है एस फेज के बाद भी। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं
कि जो आपका कंटेंट है वो कैसा होगा, वो डबल हो जाएगा डीएनए कंटेंट की बात, ठीक है? और जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहने वाला। तो आफ्टर द एस फेज द क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम। अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड, डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड, जैसा भी रहेगा, ठीक है? तो एस फेज यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, द लास्ट फेज इज गोइंग टू बी योर G2 फेज। लास्ट एक और फेज में बट हाँ, नॉर्मली दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट फेज, दैट इज नोन एज G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, अगेन हमारे पास यहाँ पर प्रोटीन और आरएनए सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। क्योंकि अब क्या करना है, अब सेल को डिवाइड होने जाना है, G2 फेज में वो आ चुका है, अब सेल को डिवाइड होने जाना है, तो उसे सारे के सारे जो भी कंटेंट है लाइक प्रोटीन और आरएनए इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। और वही का जो माइटोकॉन्ड्रिया बचा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये यहाँ पर क्या होंगे, रेप्लिकेट, बेसिकली डबल होंगे, ठीक है? कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपके पास दिस इज वन फेज, दिस इज जी, दिस इज एस फेज में देखो बड़ा बड़ा तुम यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस। G2 क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर माइटोसिस। माइटोसिस में जैसे ही एंटर करेगा, हम सेल डिवीजन में एंटर कर चुके हैं, जो कि 1 आवर हो जाएगा। अच्छा, अगर तुमसे यीस्ट का पूछा जाए तो यीस्ट का क्या होता है बेटा, 90 मिनट्स का टाइम होता है सेल साइकिल होने, ठीक है? यीस्ट का होता है 90 मिनट्स, और अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया का होता है 20 मिनट्स, ठीक है? बैक्टीरिया का सेल डिवीजन होता है 20 मिनट्स के अंदर। तो इसको भी तुम याद कर सकते हो। तुम्हारा जो बेसिकली क्या बोल सकते हो, एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ यीस्ट दे रखा है, तो आप यीस्ट याद रखोगे भी चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों फेज आती हैं। उसके बाद हम एक्चुअल डिवीजन में चले जाते हैं, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हमको देखना है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है और सेल जो है वो एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड हो। क्या मेरी बात समझ में आई सब? अब यहाँ पर आपको एक और फेज, दैट इज जी नॉट, ठीक है? जी नॉट या फिर क्वेश्चन फेज बोल, इसको हम क्वेश्चन फेज। एक ऐसी फेज है जिसमें एक्चुअली जो सेल है वो स्टक हो जाती है जीवन पर, जीवन के बाद सेल आगे नहीं बढ़ती है सेल डिवीजन के लिए। ऐसे कौन से सेल्स हैं जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं? सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए नर्व या फिर न्यूरॉन्स, ठीक है? नर्व सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करते, एडल्ट नर्व सेल वो डिवाइड नहीं करते हैं। आपके जो कार्डियक सेल्स हैं यानी कि हार्ट सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। ये जीवन के बाद एक स्टेज में चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं जी नॉट या फिर क्वेश्चन स्टेज। यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है, क्वेश्चन ये फंसता है कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। अब आप सेल तो डिवाइड नहीं कर रहे हो, तो अब आप क्या करोगे? तो एक्चुअली दिस इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है? मेटाबॉलिकली फिफ्थ स्टेज है ये। बस हम डिवाइड नहीं करते हैं, बट ये भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए डिवाइड नहीं करते, बट अगर सेल को बॉडी को रिक्वायरमेंट है या फिर उस पर्टिकुलर रीजन में रिक्वायरमेंट है सेल के डिवाइड होने की, तो ये डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है? अब अगर मैं कार्डियक सेल की बात करूँ या फिर न्यूरॉन की बात करूँ तो वो तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते। क्लियर? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है यही आता है, नॉट फेज है, क्वेश्चन फेज है, एक एक तरीके का पॉज मान लो, जिसमें जो सेल डिवीजन है वो जीवन के बाद आगे नहीं बढ़ता है, स्टक हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से सेल डिवाइड नहीं करती है। अब ऐसे बहुत सारे, कुछ सेल्स, बहुत सारे तो नहीं, कुछ सेल्स जो है वो इस स्टेज में आते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से मेटाबॉलिकली एक्टिव है, क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं हो बेटा सेल डेड होने लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो इंटरफेस को। आई होप ये सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।